हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। इस चैनल में हम सेबी ग्रेड ए पेपर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक वेरी इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई कोई बातें लिख दी। उस बातों में क्या क्या लिखा कि इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है क्या, उस वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा, उसकी कैरिंग अमाउंट में क्या आएगा, कभी इन्वेस्टमेंट ऊपर हो रही है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कभी इन्वेस्टमेंट नीचे हो रही है, हम रोज एंट्री करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो रही है, हैं? उसके बारे में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ कुछ हमें बातें बताई गई। अब हम वो बातों को पढ़ेंगे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया मस्त। ठीक है सर, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा दो, हमने अनुमति दी, थैंक यू। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसके इस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि दिस स्टैंडर्ड डील विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसने क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट को कैसे अकाउंट कर अपनी बुक्स में कैसे दिखाना है। छोटी सी बात, आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ बातों को कहा कि इस पर्टिकुलर बातों से आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हटा दो। ऐसा क्यों बोला गया होगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर बातों के लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई अथॉरिटी ने कुछ बोला है। ऐसी कौन सी बात है? सुनो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिवेंचर्स ले ली, आपने शेयर ले लिए, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका काम शू मैन्युफैक्चरिंग का है, बट आपने कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी या आपने डिवेंचर लिया, आपके पास फ्री कैश छोड़ा था, उसके ऊपर जो आपको अर्निंग होगी उस डिवेंचर के ऊपर, वो डिवेंचर आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट है, बट ये डिवेंचर और शेयर के ऊपर जो इनकम हो रही है वो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का हमने पढ़ा है, वो याद है आपको? वो वाली बात है AS9। AS9, जब हम डिवेंचर और शेयर के बारे में बात करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे हम लगाएंगे AS13। इनसे जो रेवेन्यू अराइज होगा उस पर हम क्या लगाएंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। पढ़ते हैं इसके बारे में। द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स earned on investment which are covered by accounting standard 9 on revenue recognition। बात क्लियर, हमें समझ में आती है। और क्या? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज, इसके अंदर बेटा पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS19 दे रखा है लीजेस के बारे में, तो ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे देखेंगे और इग्नोर कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज। सर ये क्या दे रखा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ। इन्वेस्टमेंट फॉर ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान। अभी एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी जो काम करती है, जिसके पास बड़े सारे एम्प्लॉयज हैं, वो क्या करती है, उसको पता है कि एक एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में उसकी एक लाइबिलिटी आगे जाके, किस रिस्पेक्ट में, जब वो रिटायर होगा मेरे को उसको मोटी पेमेंट करनी पड़ेगी। उस मोटी पेमेंट करने के लिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस ग्रेच्युटी देने के लिए, वो जब जाएगा मैं उसको पैसे दूंगा, उस पैसे को देने के लिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो उसके बारे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए कर रखी है उसको मैं रीवैल्यू करूंगा नहीं करूंगा, उस पर स्टैंडर्ड अप्लाई होगा नहीं होगा, उसके लिए स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है, एम्प्लॉय बेनिफिट। उसके अंदर बताया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी को कैसे कैसे ट्रीट करना है। हमारे कोर्स में नहीं है, भूल जाओ, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है वो इस स्टैंडर्ड में नहीं आते। डन। और म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट, बेटे कोई म्यूचुअल फंड अगर वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका बिजनेस नेचर का, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर म्यूचुअल फंड का काम ही है कि बेचना खरीदना और उनके लिए स्पेसिफिक एक्ट और स्पेसिफिक बॉडीज है, तो वो कवर करते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट के मानते ही नहीं। ठीक है, हमें बात क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, डन। अब हम पढ़ रहे हैं जिस पे अप्लाई नहीं होता, ये शायद किस पे अप्लाई होता है, वो आपको समझ में आती है बात। अब हम पढ़ रहे मेन मुद्दे कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा क्या गया, मैं वो बताओ। सुनो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा डेफिनेशन अगर आपको आती थी, ये दो तीन डेफिनेशन अगर यही आते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट। पढ़ो, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम by way of dividend, interest and rental for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise। इन्होंने क्या बोला, अगर हमने कोई एसेट को होल्ड कर रखा है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका पर्पस क्या हो सकता है? या तो हम उससे डिविडेंड कमाएंगे शेयर्स के रूप में, शेयर्स अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या हमने उसका डिबेंचर से रखा है तो हम उससे इंटरेस्ट कमाएंगे, या हमने इन्वेस्टमेंट करके कोई प्रॉपर्टी देख के, हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, मैंने कहा ले लो, रेंट पे ले लो, उससे मैं रेंटल कमाऊंगा। मैंने कोई एक लैंड ले लिया, मैं वेट करूँ ये लैंड की वैल्यू कब बढ़ेगी और मैं बेचूं, मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए पर्टिकुलर एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कोई अदर बेनिफिट। ठीक है,
एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर यही मेरा काम म्यूचुअल फंड का अगर कोई काम होता तो मैं शेयर्स लेके उसको बेच रहा हूँ, वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, नॉट माई इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कोई बिल्डर हूँ और मेरा काम ही लैंड को खरीद के बेचना है, तो मेरे को अगर मैंने वो लैंड ले रखा है तो दैट लैंड इज माई स्टॉक इन ट्रेड, नॉट माई इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन होगा बट वो मेरा वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरा स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। चलो बात बात करें, मैं सब में अच्छे नाटक मत करो, ओके। अब इस पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वाह। इसको हमने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक करंट इन्वेस्टमेंट, एक करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेटे? करंट एसेट को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमेशा 12 मंथ, एक साल का होता है, वो तो आपको पता है ना। उसी से ये डेफिनेशन ड्राइव हुई, हम उसको पढ़ते हैं। अ करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बाय इट्स नेचर रेडिली रियलाइजेबल। रेडिली रियलाइजेबल तो वो होनी ही चाहिए, readily realizable, and is intended to be held for not more than 1 year from the date on which the investment is made। ये दोनों कंडीशन पूरा होना जरूरी है। एक तो वो रेडिली रिलायजेबल है, रेडिली जाके मार्केट में बेचो, लोग खरीदने को तैयार है, जो मार्केट में रेट चल रहा होगा थोड़ा बहुत कमीशन काट के आपको पैसे मिल जाएंगे। और आपने उसका इंटेंशन क्या आपका उसको होल्ड करने का। आपने अभी इंटेंशन पे बात आ गई। अगर मेरा इंटेंशन है कि मैं इसको सालों साल तक कैरी करके रखूंगा तो मेरा वो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे पास कोई कैश फालतू आ गया, मैंने लैंड ले ली, इस लैंड को तो मैं 10-20 साल तक होल्ड करके रखूंगा, इसको नई फैक्ट्री बनाऊंगा, अगर मैंने ये सोच के लिया तो वो मेरा करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर मैंने लैंड ली और मैंने कहा नहीं नहीं, ये 3 महीने के लिए मैं लैंड का वैल्यू बढ़ेगा, मैं बेच बूझ के निकल जाऊंगा, ठीक है, तो वो मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आती है? ऐसे लैंड देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये डेफिनेशन उसमें पूरी होनी चाहिए, रेडिली रिलायजेबल भी होना चाहिए और इंटेंडेड टू बी हेल्ड। उसने इंटेंड किया कि इसको मैं मोर देन 1 ईयर से ज्यादा हेल्ड नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है वो करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यही लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? जो करंट इन्वेस्टमेंट है, इजी इजी इजी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम दो छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। एंटरप्राइज प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट क्लासिफाइज फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स इनटू सेपरेट कैटेगरीज। हमारा जो बैलेंस शीट बनता है उसमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर डिविजन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट को हमने दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया कि कोई पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर इन नेचर ऑफ करंट एसेट्स ऑल्दो द कॉमन प्रैक्टिस मे बी इंक्लूड देम इन इन्वेस्टमेंट। अभी हम इसके लाइन के अंदर कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स के नेचर में है। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं हम करंट एसेट्स के अंदर इसको अलग से ना दिखा दे कि अदर करंट एसेट्स करके हमने दिखा दिया। इसकी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाओ। इसका कहने का ये मतलब है। डन। Investment other than current investment are classified as long-term investment even though they may be readily marketable। सर हमें एक इसका एग्जांपल दो, इसमें लिखा है कि रेडिली मार्केटेबल है बट फिर भी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखो आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, आपने एक कंपनी को होल्ड कर लिया, आपने एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया मार्केट से, मार्केट में उसके शेयर जाके उठा लिए, सेकेंडरी मार्केट से आपने उसके शेयर उठा लिए, 51% आप होल्ड कर रहे हो उसके शेयर को, आपने शेयर मार्केट सेंसेक्स में जाके उसके शेयर उठा लिए। आप चाहो तो कल भी बेच सकते हो उसके शेयर को, क्योंकि मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी है, लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं, बट आपने कहा नहीं मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। ये शेयर रेडिली मार्केटेबल है, आप सेंसेक्स में जाओ वहां पे बेचो, फटाफट बिकेंगे, बट आप करो नहीं मैं होल्ड करके रखूंगा, इसको मैं अपनी सब्सिडरी बना कर रखूंगा। बात समझ में आती है? हाँ सर हमें समझ में आती है बात आ गई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी उसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम उसको पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे, कुछ एक दो बातें इंपॉर्टेंट है वो भी आप ध्यान से सुनेगा। सुनो, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज। मैंने कोई शेयर खरीदा, मेरे शेयर की कॉस्ट थी 100 रुपीज। उस खरीदने के लिए मैंने 1 रुपए का ब्रोकरेज फीस दी, मैंने ब्रोकरेज दिया, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ उस शेयर है वो 101। बात समझ में आती है? हाँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 101 है। मैंने कोई लैंड खरीदी 1 करोड़ रुपए की, उसके अंदर मैंने कोई कमीशन दिया कि जिसने मेरा ये डील को मेटेरियलाइज करा है, उसने 3% मेरे से ले लिया, उसने 3 लाख रुपए मेरे से लिए, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़ 3 लाख। डन। बात समझ में आती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड और पार्टली एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स, इसके अंदर बात थोड़ी सी हमने डेविएट कर दी। हमने जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो है ना, कैश कैश उनके पास होता नहीं है, बट उनमें जुनून बहुत होता है।
वो कहते हैं कि हमें ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें ये लैंड या बिल्डिंग चाहिए, आप इसके बदले हमारी कंपनी के शेयर ले लो, आगे जाके हम फ्लिपकार्ट, हम बड़े जोमेटो, ऐसे ऐसे नाम अपना करेंगे, आपकी शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, आप हमारे शेयर ले लो। वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अगला बंदा भी कहता है हाँ यार हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर डेट पे जब ये ट्रांजेक्शन हो रही है कि लैंड आ रही है या बिल्डिंग आ रही है और शेयर जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या लेकर आएंगे, जो उस दिन फेयर वैल्यू चल रही थी, जो उस दिन फेयर वैल्यू चल रही थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। द एक्विजिशन कॉस्ट, जो एक्वायर करने का कॉस्ट है, मैंने कहा लैंड ये बिल्डिंग मेरे को दे दो और मेरे शेयर ले लो। अब जो मेरे शेयर जा रहे हैं, जो मेरे शेयर जा रहे हैं, द एक्विजिशन कॉस्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो मैंने अपनी सिक्योरिटी दी, जो पैसा देता हूँ वही तो मेरी कॉस्ट होती है। इधर मैं पैसा ना देके मैं अपने शेयर दे रहा हूँ। अब ये शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू को बेटा वैल्यू रिपोर्ट रिपोर्ट देगा, सब कुछ होगा, एक अच्छा सा अमाउंट होगा। ये जितने आपने शेयर दे रहे हो ये उनकी उसकी कॉस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, अगर आपने कभी शेयर दिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, इफ एन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एक्सचेंज और पार्टली एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट। अब मैंने क्या करा, इधर एक्सचेंज की बात हो रही है, इधर एक्सचेंज की बात हो रही है, एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। नोएडा गुड़गांव की लैंड आ रही है और नोएडा की लैंड जा रही है, प्लस थोड़े बहुत हम कैश भी दे रहे हैं कि हाँ हमें गुड़गांव में बिजनेस करना है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब उसके अंदर क्या होगा, जो मैं दे रहा हूँ वही मेरी कॉस्ट है, जो मैंने उसको कैश दिया वो तो मेरी कॉस्ट है, प्लस जो मैंने नोएडा की लैंड उसको दी, जो मैंने नोएडा की लैंड उसको दी, उसका फेयर वैल्यू कितना था, जो मैं दे रहा हूँ वही मेरी कॉस्ट है। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज और पार्ट एक्सचेंज और अनदर एसेट, द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, मैंने जो एसेट दे दिया। इट मे बी appropriate to consider the fair value of investment acquired if it is more clearly evident. इट मे बी अप्रोप्रिएट टू कंसिडर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड। अच्छा, इन्होंने दो बातों को इन्होंने थोड़ा सा घुमा के इन्होंने बोल दिया। इन्होंने क्या बोला कि जो आप दे रहे हो, जो आप दे रहे हो वो बात तो हमें समझ में आती है, बट अगर आपको थोड़ा सर्टेनिटी नहीं है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है जो आप दे रहे हो, इन्होंने बात को बोला कि अगर जो आपको एसेट मिला उसकी फेयर वैल्यू को अगर आप ढंग से बता सकते हो तो आप उसको भी कॉस्ट मान सकते हो। आप बात को समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा कि जो दे रहे हो वही कॉस्ट है, वही कॉस्ट है, वही कॉस्ट है, बस। बट इन्होंने कहा इट मे बी अप्रोप्रिएट टू कंसिडर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड इफ इट इज मोर क्लियरली एविडेंट। अगर वो क्लियरली एविडेंट है, बेटा सर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया होगा, घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में ये दिया होगा कि क्लियरली एविडेंट है, क्लियर इसके प्राइस पता है हमें कि क्या होते हैं, तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। हाँ सर हमें समझ में आती है, फालतू कहते नहीं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बात हम उधर देख कर, बट हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टेक्स्ट है। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल रिसीवेबल इन कनेक्शन विद इन्वेस्टमेंट आर जनरली रिकॉर्डेड एज इनकम। इनकम है हमारी, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी उसमें हमें कुछ मिल रहा है। बीइंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसेस, ओहो, however in some circumstances such inflow represent a recovery of cost and do not form part of income। ये बात क्या बोलती सर, इस स्टैंडर्ड ने ये बोल क्या दिया। अभी इन्होंने बात कर रहे हैं थोड़े से हाई लेवल की, कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी, जैसे मैंने डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी, अब मैंने डिवेंचर्स दिए, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरी इनकम है, वो मेरी इनकम है, वो मेरा AS9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज होगा। हमें बात परफेक्टली क्लियर थी, हम बात सारी बात करते रहे। बट जब मैं ये खरीदने गया डिवेंचर्स, उस पर कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, उस पर कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, और मैंने बीच में जाके वो डिवेंचर्स को परचेज किया। अब जब दूसरी पार्टी से मैं डिवेंचर खरीद रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये 100 रुपए का डिवेंचर, आप मेरे को 100 रुपए में दे दो। वो कह रहे नहीं नहीं, ये डिवेंचर 100 रुपए का मैंने लिया था, अब ये इसके अंदर 5 रुपए का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। मतलब इसी 10% डिवेंचर था, मैं 6 महीने तक इस डिवेंचर को होल्ड कर चुका हूँ, मतलब इस पे 5 रुपए का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। तो आप मेरे को 105 रुपए दो। बात समझ में आती है। मैंने कहा हाँ आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। मेरे को 1 साल बाद, मतलब मैंने जब ये 6 महीने में आपसे खरीदा, 6 महीने आपने होल्ड किया ना, आप उससे 105 रुपए मेरे से लो और यहाँ से निकलो। अब 6 महीने के बीच में मेरे पास 105 रुपए पे वो डिवेंचर आ गया। अब जब 1 साल कंप्लीट हुआ तो मेरे को कंपनी ने 10 रुपए का भेज दिया इंटरेस्ट। मैंने कहा वाह जी वाह, ये 10 रुपए मेरे पूरे के पूरे इंटरेस्ट है। नहीं, ये 10 रुपए आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये 10 रुपए आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने 5 रुपए दे दिया। आपने 5 रुपए, इस इंटरेस्ट का जो 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, इसमें से 5 रुपए का इंटरेस्ट पुराने वाले बंदे का था, जो कि आप पहले परचेज करते हुए देते आए हैं।
इसका क्या मतलब, अब जो मेरे को 10 रुपए मिले, इसको मैं कहूंगा कि जो मेरी कॉस्ट थी 105 रुपए, इस 10 रुपए से मैंने 5 रुपए किए लेस, मेरी कॉस्ट होगी 100 रुपए, और जो मेरी इंटरेस्ट इनकम बची वो सिर्फ 5 रुपए बची। सर इसका लॉजिक ये है कि आपकी इनकम 5 रुपए ही है। अगर आप उसकी कॉस्ट प्राइस को 105 रुपए रखते, उसकी कॉस्ट प्राइस को 105 रुपए रखते अपनी चीज को, और 10 रुपए इनकम दिखाते, वो रिप्रेजेंटेशन गलत है, क्योंकि आपकी इनकम 10 रुपए नहीं, आपकी इनकम 5 रुपए ही थी। आपकी टैक्स लाइबिलिटी 5 रुपए में आनी चाहिए, 10 रुपए पे आनी चाहिए। आपने कमाए कितना, आपने 5 ही तो कमाए, बाकी तो 5 आपने दे दिए। बात सर हमें समझ में आती है, थैंक्स अलॉट। ओके, हम इसका टेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अनपेड इंटरेस्ट हैज, ये इसमें से मैंने उठाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अनपेड इंटरेस्ट हैज अक्रूड बिफोर द एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इंक्लूडेड इन द प्राइस पेड फॉर द इन्वेस्टमेंट, द सब्सिक्वेंट रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। द प्री एक्विजिशन पोर्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। जो प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले जो उसको मैंने अमाउंट एक्वायर करने से पहले जो मैंने उसको अक्रूड इंटरेस्ट का पैसा दिया, वो मेरी कॉस्ट से मैं डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आती है। 5 रुपए हमारे एग्जाम्पल के यहाँ when dividends on equity are declared from pre-acquisition profits, यही इसका दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया गया। अगर कभी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं बट डिविडेंड पे नहीं हुए, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं और पे नहीं हुए, बट जब मैं खरीदने गया मेरे को उस बंदे ने बोला कि इसके डिविडेंड डिक्लेयर हो चुके हैं, 1-2 हफ्ते के अंदर ये डिविडेंड के 2 या 3 रुपए आ जाएंगे। तो मैंने कहा 2 रुपए मेरे से ले लो ना यार, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम शेयर मेरे को तो 2 रुपए ले लो। अब जो 2 रुपए मेरे को बाद में कंपनी की तरफ से आए, वो मैं अपनी कॉस्ट से रिड्यूस करूंगा, ना कि मैं अपनी इनकम दिखाऊंगा, क्योंकि ये 2 रुपए मैं पुराने वाले शेयर वाले होल्डर को दे चुका हूँ। बात सर हमें समझ में आती है। अब आ रही है बात थोड़ी सी और आगे, इसको हम थोड़ा सा और पीछे लेके जा रहे हैं। जब राइट शेयर्स के अंदर बात आती है, when right shares offers when right shares offered are subscribed for, the cost of right shares is added to the carrying amount of the original holding. If rights are not subscribed but are sold in the market, the sale proceeds are taken as the profit and loss statement. However, where the investment are acquired come right basis and the market value of investment immediately after their becoming X right is lower than the cost for which they are acquired, it may be appropriate to apply sale proceeds of right to reduce the carrying amount of such investments to the market value. इस बात को हम थोड़ा सा काट काट के पढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आपको मजा आ जाएगा। सुनो, when right shares are offered are subscribed for, अब मेरे को राइट शेयर सब्सक्राइब मेरे को उन्होंने ऑफर कर दिया कि हाँ आप हमारे शेयर होल्डर हो, आपके पास राइट है, इसलिए हम सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि ये राइट शेयर हम आपको ऑफर कर रहे हैं। उस कॉस्ट, उस पर्टिकुलर राइट का कॉस्ट क्या होगा, जो उन्होंने मेरे को अमाउंट दे दिया कि हाँ ये वाला 100 रुपए का शेयर मार्केट में बिक रहा है, आपके पास 80 रुपए का राइट है, आप 80 रुपए में खरीद लो। मार्केट में चाहे ये 100 रुपए का है, बट मेरे को वो 80 रुपए में मिल रहा है, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या है, 80 रुपीज, 80 रुपीज, 80 रुपीज मेरे राइट है, ठीक है। तो मेरे पास 80 रुपए का वो शेयर आ गया। इफ राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब, अब मैंने कहा कि नहीं नहीं ये राइट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बट मैं इस राइट को किसी को बेचना चाहता हूँ। उस राइट को मैंने उठाया और मार्केट में किसी को 10 रुपए का बेच दिया। बात समझ में आती है। 80 रुपीज का 100 रुपए के शेयर की वैल्यू थी, मेरे को 80 में राइट हुआ था, राइट मिला था। मैंने कहा यार मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कंपनी के अंदर, मेरे से ये 90, मेरे से 10 रुपीज का ये राइट मार्केट में लोग ले लो। मार्केट में भगदड़ मच गई मेरे से लेने के लिए, क्योंकि वो उनको शेयर की वैल्यू 90 रुपीज की पड़ेगी और शेयर की वैल्यू चल रही है 100 रुपए, उनको पेमेंट करनी है मेरे को 80 रुपए कंपनी को और 10 रुपए मेरे को, जिसके पास राइट है, और मार्केट में 100 रुपीज की वैल्यू, वहां पर भगदड़ मच रही है, लोग कह रहे हैं मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अब जो मैंने इनको 10 रुपए में दिया, वो 10 रुपए कोई कॉस्ट, कोई किसी किसी चीज नहीं, मेरी डायरेक्ट इनकम, मेरी डायरेक्ट इनकम। ये बात इन्होंने बोले कि वो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ देगा, जो 10 रुपए वाली अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ देगा। सुनो, however, where the investment are acquired on come right basis and the market value of investment immediately after the becoming X right is lower than the cost for which they were acquired, it may be appropriate to apply sale proceed to reduce the carrying amount of such investment to the market value. इसके अंदर जो मेरे से राइट के बारे में पढ़कर आया है, जो मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, जो उसको पढ़कर आया उसको तो ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपके लिए बात को रिपीट कर रहा हूँ कि क्या हुआ कि मैंने कम राइट के अंदर जो कम राइट प्राइस होता है ना, जिसके अंदर राइट इंक्लूडेड, एक शेयर के अंदर कम राइट, कि इस वाले पर्टिकुलर शेयर जो होल्ड करता है उसके पास राइट है, ये कम राइट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। जब ये राइट आगे जाके एक्सरसाइज हो जाते हैं तो मार्केट वैल्यू सारे शेयर की थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमने डिस्काउंट के अंदर बाद में शेयर इशू करे।
पहले हमारा 100 रुपए का शेयर मार्केट में चल रहा था, बट जब हम 80 रुपए का शेयर लिया, 80 रुपए का हमने इन वालों शेयर्स को राइट दे दिया कि तुम 80 का ले लो। आगे जाके आगे जाके जब ये सारा इनको शेयर इशू हो जाएंगे, तो जो मार्केट वैल्यू कंबाइंड निकलेगी वो 100 रुपए से कम आएगी, क्योंकि आपने डिस्काउंट में शेयर इशू कर दिए। अब आपकी 100 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी, अब आप थोड़े से सस्ते हो गए। समझ में आती है बात? ये राइट के ऊपर बात थी। अगर आपको अब इसे बात कर रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उस इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर जिसने ये राइट ये कम राइट वाला शेयर लिया, जब मेरे पास आया मैंने कम राइट के अंदर ले लिया 100 रुपए का, ठीक है। द वैल्यू इमीडिएटली आफ्टर दे बिकम एक्स राइट। अब जब वो एक्स राइट हो गए, उनकी वैल्यू गिर गई, 100 रुपए की वैल्यू गिर गई, 100 रुपए की वैल्यू गिर गई। अब जो सेल प्रोसीड्स, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। जो मेरा अब जब मैंने ये मैंने जो राइट बेच दिया, तो ये जो 100 रुपए की मेरी कॉस्ट थी, अब वो एक्स राइट में रिड्यूस हो गई होगी। जिसके पास कम राइट थे उनके एक्स राइट में वैल्यू रिड्यूस हो गई होगी, तो इसकी वैल्यू को आप मार्केट वैल्यू, इस वाले कम राइट को आप मार्केट वैल्यू नीचे एक्स राइट पे लेकर आ जाओ। बात समझ में आती है? ये जिसने मेरे से राइट के बारे में पढ़ रखा है उसके लिए थोड़ा सा इजी होगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। जिसने नहीं पढ़ रखा मैंने बहुत कोशिश करी आपको बताने की। हाँ सर मैं समझ में आ गई, इतना फालतू की बात नहीं करनी। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि किस पर्टिकुलर अमाउंट पे अपनी बुक्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सुनो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वेरी इजी वेरी इजी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स इज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। सर ये हमेशा हम लोअर क्यों करते हैं, हम हायर क्यों नहीं करते? बेटा आपको प्रूडेंट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, आप बिजनेस प्रूडेंट बेसिस पे करते हो कि जो मेरा लॉस हो गया मैं वो लोगों को बता दूंगा, जो लॉस हो गया वो मैं मान लूंगा, बट जो मेरा प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ मैं वो नहीं मानूंगा, मैं वो नहीं मानूंगा। जब प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा तभी हमारी बुक्स के अंदर आएगा। बट अगर हमें कोई लॉस दिख रहा है हमारे एसेट्स के ऊपर, तो मैं लॉस अपने इन्वेस्टर को बता दूंगा कि मेरा लॉस हो गया। सर हमें एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दो। बेटा अगर कोई पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू थी, जो मैंने शेयर लिया था 1000 रुपए के, मेरी बुक्स के अंदर चल रहे 1000 रुपए की कॉस्ट मैंने लिए थे, जब मैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने लगा मार्केट में उस शेयर की वैल्यू 800 रुपीज होगी। अब मेरे को या 800 रुपीज होगी, तो मेरे को ये वाला स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसको 800 पे दिखाओ, क्योंकि आपको 200 रुपए का लॉस हो गया। बात समझ में आती है? हाँ सर मैं समझ में आती है। ऑन द अदर हैंड अगर उस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू 1000 रुपए का जो मैंने लिया था वो 1200 का हो जाता, तो मैं उसको 1000 रुपए पे ही दिखाऊंगा। क्यों सर आपने 1200 पे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि बेटा वो पर्टिकुलर प्रॉफिट हमें अभी रियलाइज, 200 का प्रॉफिट हमें रियलाइज नहीं हुआ, हम नहीं दिखा सकते, हम प्रूडेंट बेसिस पे अकाउंटिंग करें। सर एक बच्चे ने बोला सर आपको लॉस भी तो रियलाइज नहीं हुआ, अभी आपको लॉस भी तो नहीं हुआ, बट यही हमारे अकाउंटिंग का करने का तरीका है कि आप प्रूडेंट बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को बताओगे अगर आपका लॉस हो गया तो ये रहा आपका लॉस, बट जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ आप वो नहीं बताओगे, जो रियलाइज प्रॉफिट है सिर्फ आप वही बताओगे। ये एक पर्टिकुलर बैकबोन है आपकी, जो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हो। बात समझ में आती है? हाँ सर हमें समझ में आती है। आगे, वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑन ओवरऑल बेसिस इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। Sometimes the concern of an enterprise may be with the value of category or related current investments and not with the each individual investment, and according the investments may be carried at a lower cost and fair value computed category wise. इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कुछ कुछ कैटेगरी के अंदर डाल दो। जो प्रूडेंट अकाउंटिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर नीचे वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, वो कैटेगरी पे नहीं जाता। बट इन्होंने बोला अगर आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। कैटेगरी में डिवाइड करके उस कैटेगरी का अमाउंट ज्यादा है या कम है, कैटेगरी का अमाउंट ज्यादा है या कैटेगरी के अंदर आपने बड़े सारे शेयर डाल दिए, कि आपने कैटेगरी बना दिया कि ये मेरे फार्मा कंपनी के शेयर है, आप कह रहे हो पूरी कैटेगरी की वैल्यू ऊपर या नीचे चेंज होगी तभी मैं करूंगा। बट जो हाउएवर मोर प्रूडेंट इज कि आप इस फार्मा कंपनी में सारे शेयर की वैल्यू को, जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डॉक्टर रेड्डी लैब है, सन फार्मा है, आप दोनों की वैल्यू को देखो कि किसका वैल्यू ज्यादा कम है और इंडिविजुअली उसको रिकॉर्ड करो। बट आप कैटेगरी भी बना सकते हो, उन्होंने बोला। हाउएवर प्रूडेंट, इस चीज को बारे में अगर आप लिख रहे हो ना सर, ऐसे तो बड़े सारे लोग घपला कर सकते हैं। बेटा आप जो भी फॉलो करोगे उसके लिए नोट्स में आप लिखना पड़ता है कि मैंने ये कैटेगरी वाला फॉलो किया। सर बात हमें क्लियर है? ठीक है। फॉर करंट इन्वेस्टमेंट any reduction in fair value and any reversal of such reductions are included in profit and loss account। ये बात है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी लॉजिकल। अब सुनो, लॉजिकल तो सारी बात है, सॉरी। करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने वो शेयर परचेज किया था 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का परचेज द पर्टिकुलर शेयर।
नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू 800 के आसपास वो ट्रेड करा था। तो मैंने अपनी अच्छा बन के, मैं अच्छा अकाउंटेंट हूँ, मैंने 800 पे रिकॉर्ड करके लोगों के पास चला गया, मेरे को लॉस हो गया, मैं मान रहा हूँ, ये हमारा अकाउंटेंट कहते हैं मेरा 800 रुपीज का शेयर है, मैंने उनको दिखा दी। नेक्स्ट ईयर की बात आई, मैंने इसको करंट नेचर पे ही होल्ड रखा है, मेरा करंट नेचर का ही है। नेक्स्ट ईयर की बात आई, नेक्स्ट ईयर की बात आई, वो शेयर अब 900 का। अब कॉस्ट और फेयर वैल्यू के हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू 900 है, कॉस्ट इसकी अभी भी 1000 ही है। समझ रहे हो बात? आपकी बुक्स के अंदर 800 रुपीज का आ रहा है, आप 200 रुपीज का लॉस दिखा चुके हो पिछले साल। इस साल आप उसको अगर 900 पे आ गया तो आप उसको 900 पे दिखाओगे और 100 रुपीज का प्रॉफिट ले जाओगे। जितना आप लॉस अपने अकाउंट में डाल चुके हो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको कवर करने के लिए आप उतना प्रॉफिट दिखा सकते हो सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर। सुनो, फॉर करंट इन्वेस्टमेंट एनी रिडक्शन इन फेयर वैल्यू एंड एनी रिवर्सल ऑफ सच रिडक्शन, ये हम रिडक्शन का रिवर्सल कर रहे हैं बेटा, आर इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। हम रिडक्शन कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे जाएगा, हमें लॉस हो गया, या इसका रिवर्सल कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, हमारा जो लॉस होता है वो रिकवर हो गया। बात हमें समझ में आती है, परफेक्टली क्लियर। अब आ रही लॉन्ग टर्म की बात। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या फर्क पड़ जाएगा? अभी हम लॉन्ग टर्म के बारे में सर, प्रिंसिपल्स तो वही रहने चाहिए ना। चाहे लॉन्ग टर्म में हमें लॉस हो गया तो हमें बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए अगर लॉस हो गया। बेटा सुनो, बात आपकी एकदम परफेक्ट है, आई अग्री आई अग्री, अगर लॉस हो गया तो हमें बताना चाहिए। सुनो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट, आप कॉस्ट पे ही कैरी करोगे, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया, कॉस्ट पे ही कैरी करोगे। बट हाउएवर व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन एंड अदर देन टेम्परेरी, कोई डिक्लाइन हो गया आपके एसेट के अंदर जो टेम्परेरी नेचर का नहीं है, in the value of long term investment the carrying amount is reduced to recognize the decline। इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बोल दिया, अगर आप उसको कॉस्ट पे कैरी करो, बट जो डिक्लाइन है वो एकदम ही ऐसे नेचर का है कि वो टेम्परेरी नेचर का नहीं, वो नीचे ही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, वो नीचे गया तो आपने कहा हाँ ठीक है, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये नीचे गया अगले साल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसको कॉस्ट पे लेके चल रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड इस साल जो अपनी बुक्स बंद कर रहे हैं उनके पास यस बैंक का शेयर है, बेटा उनका जो डिक्लाइन है वो टेम्परेरी नेचर का नहीं है, वो सालों साल डिक्लाइन रहेगा। तो उनका डिक्लाइन करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जरूरी है इस एएस के अकॉर्डिंग। बात परफेक्टली क्लियर है? हाँ सर, हमें परफेक्टली क्लियर है। सुनो, indicator of the value of investments are obtained by reference to its market value, the investee's asset and result and expected cash flow from the investment। perfectly हमें समझ में आती। the type and extent of investor stake in the investee are also taken into account। restriction on distribution of, ये पर्टिकुलर देखो अपने अपने येस बैंक के शेयर्स के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि आप इस पर्टिकुलर शेयर्स को आप बेच ही नहीं सकते, 25% तक आपको होल्ड, ऐसा कुछ मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 25% ऑफ होल्डिंग यू कैनॉट सेल। तो ऐसा कुछ चीजें हैं जो परमानेंट डिक्लाइन दिखाता है। हाँ, हमें समझ में आती है। आगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कैटेगरी की बात लगेगी? नहीं 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 नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा एक यूजुअल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कि मैंने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मेरा कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है ये, इसका मैं आगे कुछ बेनिफिट लूंगा, जैसे कि मैं कोई लैंड ले रखी है मैं फैक्ट्री डाल लूंगा, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर रखी है तो मैं इसको आगे टेक ओवर करके अपनी सब्सिडरी बना लूंगा। समझ में आ रही बात? Long term investments are usually for of individual importance to the investing enterprise। The carrying amount of long term investment is therefore determined on individual investment basis। यहाँ पे कैटेगरी पार्ट को रिजेक्ट कर दिया गया कि जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है? Where there is decline other than temporary in the carrying amount of long term investment, the resultant reduction in the carrying amount is charged to profit and loss account। बात परफेक्ट। हमारे इन्वेस्टमेंट परमानेंट डिक्लाइन हो गया, हमने कहा डिक्लाइन तो गिर, तो एसेट की वैल्यू तो गिर, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो गिर, ये गिरेगी तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे ना, हमारे एसेट थोड़े से रिड्यूस हो गए तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस हो गया। अभी इसके अंदर द रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स, इस रिडक्शन को भी हम कह रहे हैं आप रिवर्स कर लो अगर राइज, अगर देयर इज राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, ये राइज हो गया इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया था अब उसकी वैल्यू को राइज होने लगी है, तो आप जितना आपने लॉस किया था उसको आप रिवर्स करके क्रेडिट में ले जाओ। ये बात दोनों की दोनों आइडेंटिकल है करंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए। बात समझ में आती है? हाँ सर, येस बैंक के एग्जाम्पल के अंदर बेटे एसबीआई ने उसको ले लिया, एसबीआई ने कहा कि तू आज से मेरा बैंक है, और उसकी शेयर प्राइस ऐसे बढ़ने लगी बढ़ने लगे बढ़ने लगे, तो आप वो रिवर्स भी कर सकते हो सर। हाँ सर, मैं समझ में आता है। बात आती है अब हम बेचने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, बहुत हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट से, हमारा नाता बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया, अब हम बिजनेस करेंगे, जो हमारा बिजनेस है शू मैन्युफैक्चरिंग का, हम अपने इन्वेस्टमेंट को कह रहे हैं आप निकलो यहाँ से। अब डिस्पोजल पे क्या होगा,
ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स। जो मेरा कैरिंग अमाउंट जो मेरे अकाउंट के अंदर अभी चल रहा है, कैरिंग अमाउंट बोले तो सर आपका जो फेयर वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, जो आपकी बुक्स के अंदर अभी आ रहा है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी क्या कहते हैं, हमने पहले 1000 का लिया, अगले साल हमने उसको 800 का ले गए, फिर उसके अगले साल हम बढ़ा के 900 का ले आए, तो कैरिंग अमाउंट उसका अभी 900 है। उस 900 रुपए को अब मैं बेचने जा रहा हूँ। इस 900 मेरा कैरी अब 900 रुपए का कर रहा है, अब मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। अब बेचने जा रहा हूँ, मैंने कही है मैं 1000 रुपए का बेचूंगा, मैंने 1000 रुपए का बेचा, और इस पे मेरे को जो प्रॉफिट रिकग्नाइज करूंगा वो 100 रुपीज है, 1000 माइनस 900। जो कैरिंग अमाउंट है ना, उसी से हम बताएंगे कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। अब वो हमने कितने का खरीदा था, कितने का रिवैल्यू किया था, वो बात खत्म होगी। जो आप कैरी कर रहे हो, इसके ऊपर तो प्रॉफिट, इसके नीचे तो लॉस। और इस पर्टिकुलर प्रोसीड्स को अगर आपने करने के लिए कुछ कमीशन वमीशन दिया, ऑब्वियसली वो लेस करोगे आप। जैसे अगर आपने कोई 1000 रुपए की सेल करने के लिए किसी को 10 रुपए दे दिए, तो आपकी सेल प्रोसीड्स की वैल्यू से लेस हो जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट आएगा वो उस पर्टिकुलर प्रोसीड्स को माइनस करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 900 का आप कैरी कर रहे हो, आपने 1000 का बेचा, 10 रुपीज का आपने कमीशन दिया, तो योर प्रॉफिट इज 1000 माइनस 900 माइनस 10 रुपीज, दैट इज योर 90 रुपीज का आपको प्रॉफिट है। ओके, बात हमें सर क्लियर है। When disposing of a particular of the holding of individual investment, the carrying amount to be allocated to the part is to be determined on the basis of average carrying amount. अभी हम इन्वेस्टमेंट पूरे मिला मुलू के चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे मतलब सारे के सारे, हम एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से एक पार्ट बेच रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट बेचते हैं। हमारी बड़ी सारी लैंड है, हम उस लैंड को काट काट कर बेचने वाले हैं। हम उसको छोटे छोटे डिवाइड करके उसको बेचने वाले, या मेरे बड़े सारे शेयर्स हैं, मैं उन शेयर्स को एक एक पार्ट करके बेचने वाला हूँ। बट मैंने वो शेयर्स जो परचेज किए थे, ओवर द पीरियड परचेज किए थे मैंने शेयर्स, मैंने ओवर द पीरियड वो शेयर्स को परचेज किए थे, कि कभी थोड़ा सस्ता, कभी थोड़ा महंगा, कभी सस्ता, कभी महंगा, ऐसे करके मैंने बड़े सारे शेयर खरीद लिए। अब मैं जब उसको बेचने जा रहा हूँ, तो मैं इसकी एवरेज कैरिंग कॉस्ट, जितना मैंने एवरेज इसको कैरी कर रहा हूँ, उधर से निकाल के बताऊंगा, ठीक है ना। जितने का बिका लेस मेरा एवरेज कैरिंग अमाउंट, ठीक है। सॉरी, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ये रिक्लासिफिकेशन क्या, आपने एसेट लिया था शॉर्ट टर्म सोच के, बट आपको लगता है कि नहीं ये शेयर मेरे को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट देगा, ये पर्टिकुलर एसेट, या लगा लो लैंड ही मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकती है, तो मैं कह रहा हूँ इस एसेट को मैं करंट ना मान के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। यस यू कैन, आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है कि आप क्यों कर रहे हो, और आप ये कर सकते हो, ठीक है। वेयर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब जब क्लासिफिकेशन पे क्या एंट्री होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या, जिस जिस अमाउंट पे वो शॉर्ट टर्म था, उसी अमाउंट पे वो लॉन्ग टर्म जाएगा, या जिस अमाउंट पे वो लॉन्ग टर्म था उसी अमाउंट पे वो शॉर्ट टर्म आएगा, इधर वो बात चल रही है। वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर और कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू। जितना उसका कैरिंग अमाउंट, जो आप कैरी कर रहे हो एक्चुअल के अंदर, जो आप कैरी कर रहे हो, जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन आप जितने पे कैरी कर रहे हो, या आप कॉस्ट पे हो, जितने पे आप कैरी कर रहे हो उतने पे आप ले जाओ। बात समझ में आती है, जितने पे आप कैरी कर रहे हो या जितना उसका कॉस्ट है, आप उतने पे ले जाओ उसको। हाँ सर, हमें समझ में आती है। लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एज एट द डेट, जो उसका कैरिंग अमाउंट है या लो, बेटा हमेशा कॉस्ट से लोअर होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, उसको आप जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ले लो, ठीक है। वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, अब हम करंट से लॉन्ग टर्म में लेके जा रहे हैं। द ट्रांसफर कैसे होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ये इधर आगे बात फेयर वैल्यू, क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या बोला कि अभी आप जो जो हम करंट इन्वेस्टमेंट को जो हम लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई कर रहे हैं, उन्होंने बोला लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो करंट की वैल्यू, अभी तो वो करंट है ना, करंट को हम क्या देखते हैं कि वो लोअर या कॉस्ट पे, जाओ उसकी जो मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही है उसको लोअर पे आप करके लेके जाओ। तो आज के दिन अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, पहले वो करंट था, करंट की वैल्यू पे क्या लगता है, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, तो हम इसी वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। हाँ सर, हमें बात समझ में आती है। इस पर्टिकुलर बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट के अंदर क्लासिफाई किया। द ट्रांसफर्स आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू, जितने पे हम कैरी कर रहे हैं, जितने पे हम कैरी कर रहे हैं, और लोअर ऑफ कॉस्ट, जनरली बेटा कैरिंग अमाउंट ही होगी। कॉस्ट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू को तो अमाउंट लिखने का मतलब ही नहीं बनता था, सीधा लिखता है कि कैरिंग अमाउंट, समझ रहे हो, क्योंकि कैरिंग अमाउंट हमेशा कॉस्ट के जितनी होगी उससे कम होगी, ठीक है, एज ऑन द डेट। जब आप लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म के अंदर लेकर आ रहे हो कि जो बुक पे अमाउंट आ रही है वही आएगी, और जब आप इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कर रहे हो करंट, फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म,
तो आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, बात समझ में आती है? हाँ सर, मैं बात परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं, रिक्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात लगी इसके अंदर। ठीक है सर, हमें बताओ, हम क्वेश्चन करने को तैयार है। एबीसी वांट टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डिंग विद एस 13। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अ पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 20 लाख टू बी रिक्लासिफाइड टू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 20 लाख की करंट इन्वेस्टमेंट उसने खरीदी थी, अब वो कह रहा है मेरे को लॉन्ग टर्म पे क्लासिफाई करना है। द मार्केट वैल्यू एज ऑन द बैलेंस शीट डेट वॉज 25 लाख। आप कितने पे लेके जाओगे? सर जितने पे हमने परचेज किया हम उसी पे लेके जाएंगे। बेटा ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25 लाख विच इज हायर देन द कॉस्ट, देयरफॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट 20 लाख। हम 20 लाख पे ही लेके जाएंगे। ठीक है, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 15 लाख। हमने करंट एसेट्स ले रखे 15 लाख के, उसको हमें लॉन्ग टर्म लेके जाना है, बट उसकी आज की वैल्यू 6.5, फेयर वैल्यू 6.5 लाख। तो हमने कहा जब हम इसको लॉन्ग टर्म पे लेके जा रहे हैं, करंट नेचर का, करंट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, हम इसको 6.5 लाख पे लेके जाएंगे। हम इसको लॉन्ग टर्म जब क्लासीफाई करेंगे ना अपनी बैलेंस शीट के अंदर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म पे लेके जा रहे हैं, मतलब हम उसको 6.5 लाख पे लेके जाएंगे, और जो आपका डिफरेंस है ना वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। द लॉस ऑफ 8.5 लाख शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफेक्टली क्लियर? परफेक्ट। Certain long-term investment no longer considered for holding purpose to be reclassified as current investment। मेरा जो स्टार्टिंग में इंटेंट था एक पर्टिकुलर शेयर को खरीदने का, मैंने कहा था मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, मैं इसको अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, इसको मैं अपनी सब्सिडी बनाऊंगा या मैं इसको एसोसिएट बना कर रखूंगा। बट डिफरेंसेस आ गए। अब मैं कह रहा हूँ कि तेरे शेयर्स को मैंने होल्ड किया है, जब मैं मार्केट में निकाल दूंगा, जैसे मेरे को विंडो अच्छी दिखती है, कोई प्राइस ऊपर नीचे होता है, मैं निकाल दूंगा, बात हो सकती है। तो मैं उस पर्टिकुलर शेयर्स को ऊपर से लॉन्ग टर्म से उठा के नीचे लाऊंगा करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने तेरे शेयर्स को करंट नेचर के लिए होल्ड कर रखा, थोड़े टाइम में मैं निकाल दूंगा। द ओरिजिनल कॉस्ट जब मैंने उसको लिया था तो वो 18 लाख के थे, बट हैड बीन रिटर्न डाउन। हमने परमानेंट रिडक्शन आया था उस लॉन्ग टर्म वैल्यू का, वो हमने रिड्यूस करके 12 लाख पे कर दिया। हमने उसको रिड्यूस करके 12 लाख पे कर दिया था, तो मैं कितने पे उसको शॉर्ट टर्म की वैल्यू में लेके जाऊंगा? बट जब आप 12 लाख पे कैरी कर रहे हो तो 12 लाख पे लेके जाओगे। इन थर्ड केस द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 12 लाख विच इज लोअर देन द कॉस्ट। Here the transfer should be at carrying amount. Hence the reclassified current investment should be carried at 12 लाख। बात समझ में आती है? वेरी इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।